रन की जातियात पे उतर आया। चुप है। थिएटर हम करते थे, हॉल में फैमिली जाती थी, हॉल भरा होता था, लोगों को बड़े फख्र से बताते थे कि मैं थिएटर का एक्टर हूँ। लेकिन जब थिएटर में कुछ ऐसे लोग घुस आए जिस समय में गंदे एक्टर थे, कुछ गंदे डायरेक्टर थे, कुछ गंदे प्रोड्यूसर थे, गंद शुरू हो गया, गंदी बातें शुरू हुई, फिर वो मैंने डांस डाल दिया, फिर उसने मुजरा डाल दिया, फिर उन्होंने गंद, फिर नंग, बात बहुत धुंध। दो वाक़या मेरे साथ ऐसे हुए कि मैंने थिएटर छोड़ने का फैसला किया बाकायदा। लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा था गाने में ना, बहुत छोटी 5-6 साल तो उसने कहा कि पापा आपने ना ये गंदी हरकतें, ये गंदा ड्रामा ना किया कर। वो लड़की ने आपका हाथ पकड़ा हो। तो मैंने सोचा मेरी 5-6 साल की बच्ची ये सोच रही है, इसको बुरा समझ रही है, तो मैं क्यों नहीं समझ रहा? बंद करें मोबाइल क्या यार पेमेंट की हुई है। कम से कम आपने तो मोबाइल पैकेज की पेमेंट की होगी ना। हाँ तो पैकेज लगा हुआ है ना जितना। भाईजान वो पैकेज जो दुनिया देख रही है अभी, उसका क्या करेंगे हम? अच्छा चले, आप कहते हो तो ये सनी छोटे भाइयों, चलो मान लेता हूँ, वरना मैं हाँ फिर तभी बात। हाँ ओए तू ना बोलना बीच में, हम तो जारी प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कर रहा है बीच में? यार ये क्या है यार, आप लोग बीच में देख तो सही, प्रोग्राम शुरू हो गया। आमिर यार तू भी, आमिर हमारे साथ काम कर रहा है। वेलकम टू जी माय पॉडकास्ट। और ये मेरा पॉडकास्ट है, मेरा नाम है सुलेमान। और आप मुझे देखते रहते हैं, अगर नहीं भी देखते तो कोशिश करें, देखा करें। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप माई पॉडकास्ट में आए। नहीं, आपका शुक्रिया सनी, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे फर्स्ट टाइम बुलाया। आप मेरा शुक्रिया ना अदा करें, मुझे कैश देते आप। अच्छा जी, ये तो यार ये मेरी जुमला की मेरी लाइन थी। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा देसी किस्म का पॉडकास्ट हमारा, मैं नहीं चाहता कि यार मैं रवायती एक एंकर की तरह, सर आप कैसे हैं। मुझे पता है आपका पॉडकास्ट देसी किस्म का, उन्हें पता नहीं देसी कि ना देसी, अल्लाह देसी। अल्लाह देसी। तो सही भाई, बड़े अरसे बाद हम ऐसे एक प्रोग्राम में इकट्ठे हुए हाँ, कि मुझे मौका मिला कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ऐसे ही हूँ, महंगाई में जी रहा हूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं हो, अब तो वैसे ही हो। तो मैं बड़े अरसे से ये चाह रहा था कि मैं अपने दोस्तों का ना इंटरव्यू करूं। दोस्त, मैं दोस्त हूँ आपका। नहीं, आप बड़े भाई भी हैं। हाँ और लेकिन उससे ज्यादा अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ, दोस्ती है। इंसान आप बहुत अच्छे हैं, ये मैं कहता हूँ, दुनिया भी मानती है। चलो यानी कि कहते हो आप, दुनिया मानती है, आप भी मानते हो? जी जी, मैं मानता हूँ, तो इसलिए तो आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। नहीं मानते तो आप बहुत ज्यादा हो, मुझे बात पता है है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सही भाई, ये बताएं कि आज हमारा जो पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं, उसमें मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि आप फील्ड में कब आए, कैसे आए, कौन लेकर आया, रक्शे पे आए, पैदल आए, ये मैं पूछूंगा ही नहीं। ठीक, ये दुनिया को पता है सारा। फिर मैं जाऊँ? मेरा ख्याल है आप निकल जाए। है ना, पूछना ही कुछ नहीं आपने, तो फिर मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि शॉर्ट बताएं, कौन से सन से स्टार्ट किया आपने? थिएटर तो हम बहुत पहले से कर रहे थे, समझ ले गए, आपको हैरान होंगे कि थिएटर तो मैं 80s से कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो टेलीविज़न जो है वो स्पेशली किया तो तकरीबन 89 से था, लेकिन गेस्ट होस्ट जो था पीटीवी से चला, उस वक़्त थोड़ा-सा हम रिकॉग्नाइज़ हुए, तो हम कहते हैं कि हमने गेस्ट होस्ट से स्टार्ट किया। हालाँकि उससे पहले एक बच्चों का प्रोग्राम था, वहाँ स्टार्ट कर लिया था पहले। अच्छा वो पहले के, लेकिन जो वजह शोहरत थी वो गेस्ट हाउस थी उस हाँ, वक्त। गेस्ट होस्ट से हमारे फेस से रिकॉग्नाइज़ हुए, लोगों ने पहचाना। फिर आपका एक कैरेक्टर बड़ा मशहूर हुआ, रौनकी। हाँ, रौनकी, रौनकी। रौनकी। हाँ, उसमें आप करदिनी भी कहते थे। करदीन और था। अच्छा, करदीन और था। वो चला था, उसके बाद एक्चुअली जब ना गेस्ट हाउस खत्म हुआ था, तो उसके बाद रैम्बो को दोबारा बुलाया था शाकिर उज़ैर साहब ने, एक ड्रामा बनाया था उन्होंने, फिल्मेया अनलिमिटेड, उसमें कर दिन था। करदीन उसमें था। हाँ। ठीक ठीक ठीक। और ये बड़ी यादें हैं। और लोग अक्सर, मैं आपको देखता हूँ कि बाहर आपके साथ घूम रहे होते हैं, तो अक्सर आपको गेस्ट हाउस से याद करते हैं। हाँ, गेस्ट हाउस से। अच्छा, एक दफा तो रौनकी भी किसी ने कह दिया। रौनकी बल्कि 2-3, कोई करदीन कहता है, कोई गोंगलू कहता है, अच्छा। कोई ये अपना रौनकी कहता है, क्योंकि वो एक एक्चुअली उस वक्त ना एक चूंकि एक चैनल था ना, तो पंजाबी ड्रामा भी हिट होता था। रीजनल। हाँ, तो हमारा ड्रामा रीजनल, यहाँ से पंजाबी ड्रामा चला था छप्पर होटल, उसमें मेरी एक ना छेड़ थी गोंगलू, तो वो गोंगलू भी एक दौर में हिट हुआ। आपको पता है छप्पर होटल में मैं भी था। आप छप्पर में हो किसी में? छप्पर होटल में थे आप? मेरी टांगे नजर आई थी वहां पे। तो वो जो बाहर से गुजरते हैं, अच्छा 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 अच्छा। तो मैं बड़ा शौक से मैंने निकला। छप्पर होटल में आप थे? आप जी जी। उस वक्त आप टीवी आ चुके थे? फिर मैं टीवी आ चुका था, और मैं बड़े शौक से मैं कहा यार अब मैं टीवी में आ रहा हूँ, रात को नींद नहीं आ रही, जैसे सफर में नहीं जाते थे पूरा पूरा रात, बचपन में नींद नहीं आती थी कि यार सुबह सफर करना है, ऐसे मेरे साथ था।
और फिर जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो पासिंग थी, हाँ वहां से गुजरना था, तो उसमें मेरा मुंह तो नहीं आया, टांगे ही आएंगे मेरे। वो हमारे एक बल्कि मैंने ना पुराना छप्पर रोड भी देखने को मिला, वो बिल्कुल बच्चे बच्चे कहीं नजर आए उसमें कई- डांस कर रहे हैं, वो एक सीन था। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मैंने अच्छा, छप्पर होटल में। यानी कि आप समझ लो कि जितना आप मेरे वो कहते हैं हम पल्ला मेरे कुलीग हो। हाँ ऐसे हाँ नहीं नहीं, आप सीनियर है माशाल्लाह, आपने काफी काम किया। थिएटर से स्टार्ट किया, हाँ जी। फिर थिएटर छोड़ दिया। नहीं छोड़ा, थिएटर नहीं छोड़ा, हम्म। वो ये गंद छोड़ा जो हो रहा है। तो गंद की असल वजह क्या थी सैदवी? गंद की वजह तो बहुत लंबी है, अगर सुनाने लगूंगा तो फिर आज यही बात होगी। वही तो मैं देखें हमारे जो हम आज जो हम बात करेंगे वो हम दिल से करेंगे और ओरिजिनल बात करेंगे। ठीक है, मैं भी थिएटर से करता हूँ, हाँ ये आप थिएटर से मेरी बेस थिएटर है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह इतना नाम लियाकत हॉल से हम आपको देखते आ रहे हैं, और उसके बाद आपने काम करते जा रहे हैं, और माशाल्लाह इतना थिएटर पे आपने काम, रेगुलर आर्टिस्ट थे थिएटर हाँ पे, जी बकायदा। फिर एकदम स्किप हो गए बीच में से। नहीं एकदम नहीं स्किप हुए, 2-3 वजूहात हुई शायद, मैंने आपको ये, चलो आज पॉडकास्ट हो रहा था इसमें बता देता हूँ। हुआ ये था कि थिएटर हम करते थे, हॉल में फैमिली जाती थी, हॉल भरा होता था, तो हम थिएटर करते बड़े शौक से, हम लोगों को बड़े फ़ख्र से बताते थे कि मैं थिएटर का एक्टर हूँ। हम टेलीविज़न से ज़्यादा मैं लोगों को बताता था कि मैं थिएटर का एक्टर हूँ। लेकिन जब थिएटर में कुछ ऐसे लोग घुस आए जिससे समझ लो गंदे एक्टर थे, कुछ गंदे डायरेक्टर थे, कुछ गंदे प्रोड्यूसर थे, पैसा इन्वॉल्व हो गया, तो उसकी वजह से ना फिर वो गंद शुरू हो गया। पहले शुरू हुआ जनाब जी, गंदी बातें शुरू हुई, फिर उन्होंने डांस डाल दिया, फिर उसने मुजरा डाल दिया, फिर उन्होंने गंद, फिर नंग, बात बहुत दूर तक। फिर उस वक्त ना मैंने 2 वाक़यात मेरे साथ ऐसे हुए कि मैंने थिएटर छोड़ने का फ़ैसला किया बाकायदा। हुआ ये था कि मैं ना, मेरी बेटी थी, बहुत छोटी-सी थी उस वक़्त ना, तो मैंने एक थिएटर कर रहा था, तो उसमें उन्होंने गाना था उस ड्रामे में कोई, तो मेरी बेटी ने बहुत छोटी-सी थी, उसकी शोर थी। ऐसे उसकी आँख खुली तो देखा, तो वो लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा था गाने में ना, तो मेरी बेटी को नहीं पता, बहुत छोटी 5-6 साल की होगी। तो उसने कहा कि पापा आपने ना ये गंदी हरकतें, ये गंदा ड्रामा ना किया करें, वो लड़की ने आपका हाथ पकड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा मेरी 5-6 साल की बच्ची ये सोच रही है, इसको बुरा समझ रही है, तो मैं क्यों नहीं समझ रहा? लेकिन फिर किसी को मजबूरी ऐसी हुई, किसी ने कहा करो, मजबूर कर दिया कुछ प्रोड्यूसरों ने या कुछ आर्टिस्टों ने। फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा करता रहा थिएटर फिर भी। फिर एक दफ़ा अल्लाह बख्शे बब्बू बब्बू बराल साहब आए थे यहाँ ड्रामा करने के लिए, तो उनको ना चाहिए थे कुछ ऐसे एक्टर जो उसके उनके लेवल के, ये लेवल से ना, हम उसके लेवल के तो नहीं थे, हम छोटे थे उनसे। लेकिन उन्होंने कहा यार बब्बू बराल साहब के लिए कोई उस तरह से मिलती-जुलती कास्ट। उस ड्रामे के दौरान मैं ड्रामा कर थिएटर में कर रहा था, तो हॉल में से किसी बंदे ने कोई बात की, तो मैंने चुप है! मैंने उसको डाँट दिया बंदे को, वो बंदा चुप कर गया। तो मैं ड्रामा ख़त्म हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, ब्रेक हुआ, तो मैं बब्बू लाल साहब लाहौर के एक्टर हैं ताहिर अंजुम, तो वो मुझे कहता है सईद भाई अभी तो मैं हैरान हो गया कि आपने हॉल में एक बंदे को डाँट दिया। मैंने कहा कब? कहता है वो बंदा हॉल में से बोला, आपने कहा चुप है, वो बंदा भी चुप कर गया। लाहौर में तो ऐसे नहीं होता, लाहौर में तो लोग गिरबान पकड़ लेते हैं कि वो तो पैसे दिए हुए हैं, गाना लाओ जी डम। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार मैंने जोश-ए-जुनून में, मेरा तो एक्टर था, मेरी पंच लाइन खराब हो रही थी, मैंने बंदे को डाँट दिया, मुझे ये भी नहीं पता मैंने कब डाँटा। तो वो बंदा भी चुप कर गया। मैंने कहा इससे पहले कि मैं अगले बंदे को डाँटूँ और वो अगला बंदा अगली सीट से उठकर मेरा आगे से गिरेबान पकड़ ले, तो मैंने फिर वो थिएटर छोड़ ही दिया। अच्छा, आपने इस बात पे छोड़ा, आपने यानी कोई, अगर आप उसको डाँटने के बजाय उन साथी फनकारों को डाँटते जो वल्गैरिटी का सहारा ले रहे थे, तो मेरा ख़्याल है, अच्छा मैं यहाँ पर नहीं वो वरना उसको अकेले बंदे ने मेरे गिरबान पकड़ना था, अगर मैं साथियों को डाँटता सबने पकड़ लेना था मेरे गिरबान। मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का है कि अ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सीनियर्स की। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सीनियर्स की बात कर रहा हूँ कि आपने एक उन लोगों को स्पेस दे दी जिनको काम नहीं आता था, तो उन्होंने आगे गंद शुरू कर दिया। अगर उस वक़्त सीनियर्स हमारे डट जाते और वो उनका रास्ता रोक लेते, तो वो आज हमारा थिएटर के ज़वाल पज़ीर ना। मैं आपसे एग्री नहीं करूँगा, इसलिए कि ऐसा नहीं, हमने नहीं ये छोड़ा, हमें निकाल दिया गया, हमें रखा ही नहीं जा रहा, हमें कहा, उन्होंने कहा नहीं यार आप गंदी बातें नहीं कर सकते हो, तो हम जब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, जो गंदी बातें कर सकते हैं उनकी ज़रूरत है, हम फ्री में तो नहीं कर सकते ना। नहीं, ये इस चीज़ का नहीं मसला बीच में क्योंकि मैंने एक वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखी है, वो साफ-सुथरा थिएटर, वो जो जिसको फ़ैमिलीज़ देखती थी, और फिर वो कैसे कन्वर्ट हुआ कि अब वो तमाशबीनी की तरफ चला गया। अब तो ये हालत है कि बिल्कुल ही, माज़रत के साथ मुझे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, नाइट क्लब्स बन चुके हैं। थिएटर नाम नहीं देना, थिएटर की एक इज़्ज़त है, थिएटर की एक अलग-सी पहचान है,
थिएटर हम लोग कमर्शियल आर्ट प्लेस जो करते हैं उसके बाद पीएनसीए में करते हैं, लोग देखने आते हैं ना। डेफिनेटली मैं भी करता हूँ, मैंने कहा मैं थिएटर नहीं छोड़ा, मैं कर रहा हूँ, मैं पीएनसी में करता हूँ, आर्ट्स काउंसिल में करता हूँ। ये हमारी तरफ से आप समझते हैं कि क्या एक हमने अपने जहन में फिक्स कर लिया कि नहीं यार ये अब थिएटर ठीक नहीं होना, ये जो सिस्टम है ये ठीक नहीं होगा, ये आप समझते हैं? मैं ये समझता, मैं तो बिल्कुल नहीं समझता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मुझे एक ऐसा अभी भी मुझे एक ऐसा प्रोड्यूसर दे दो जो 5 या 6 ड्रामे लॉस करने का जिसमें हौसला हो, बर्दाश्त हो, प्रोड्यूसर हो, फाइनेंसर हो, जो ठीक है ना। छोटे ड्रामे के बाद मुझे यकीन है कि आप यकीन जाने सब गंदे ड्रामे को कोई नहीं देखेगा। छोटे ड्रामे के बाद हमारे उस ड्रामे की बाकायदा टिकट्स आपको अवेलेबल नहीं होंगी और बहुत से गंदे ड्रामों में काम करने वाले एक्टर तरसेंगे, हम उनकी रिक्वेस्ट होगी कि हमें उस ड्रामे में एक एंट्री दे दें। मेरा यहाँ तक यकीन है। लेकिन असल में हुआ ये है कि लोग आसानी की तरफ भागते हैं। लोग कहते हैं बस 10-15 गाने डाल दो, तो 1-2 नामवर एक्टर डाल दो, तो बस हफ्ता जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन ड्रामा कर लो, जो फटा आपने बनाया लाखों का वो अपने पैसे उठा लो। पैसा पैसा पैसा, आर्ट की प्रमोशन तो हो ही नहीं रही ना, पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं लोग। अच्छा, जैसे हम पहले करते थे सिचुएशनल सॉन्ग्स होते थे जो ड्रामे से रिलेट करते थे, जो स्क्रिप्ट से रिलेट करते थे, वो तो ठीक है, वो चलो सही है। अब जो डांस है, आप समझते हैं कि इसके बगैर ड्रामा चल जाएगा? जैसे आप कह रहे हैं कि मैं 5-6 ड्रामे मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं तो उस सॉरी मैं क्योंकि लोगों के जहन में, देखने वालों के जहन में ये फिक्स हो चुका है और हमारे जो लोग इस वक्त होल्ड कर रहे हैं उनके जहन में फिक्स हो गया कि डांस के बगैर नहीं चलेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है यार, जिस चीज़ की दुकान होगी उस चीज़ का कस्टमर आएगा। जब आप गाने वाले ड्रामे करेंगे तो गाने वाला कस्टमर आएगा। अब जब अच्छी दुकान डालेंगे, आप एक फ्रूट वाली दुकान से कपड़ा नहीं मांग सकते, ठीक है ना। जब आप रखोगे गानों वाला ड्रामा तो वो पब्लिक ऑडियंस ही वो आएगी। मैंने वो 6 ड्रामे क्यों कहा है, वो 5-6 ड्रामे में हमने फैमिलीज को यकीन दिलाना है कि यहाँ गंदी बात नहीं होती, यहाँ गंदा अपना मुजरा नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो हमारी ऑडियंस चेंज हो जाएगी। अबे मैं छोटी मिसाल दूंगा, एक प्रोग्राम चलता था अपना एक चैनल से, उसमें उसके जो होस्ट थे वो आफ्ताब इकबाल थे। अब उसमें 6-7 कॉमेडियन बैठते थे। अब वही प्रोग्राम जो है ना, आफ्ताब इकबाल साहब ने चैनल चेंज किया, वहाँ पर नईम बुखारिया के बैठ गए। प्रोग्राम वही है, सामने कॉमेडियन भी वही है। जब नईम बुखारी साहब बैठे हैं आके तो ऑडियंस चेंज होगी। पब्लिक आपने चेंज करनी है। जब आपने जो देना है पब्लिक को वही पब्लिक एक्सेप्ट करना है। ये नहीं होता कि जो आप बेचो को कुछ तो और खरीदार और आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। टेलीविजन में काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह, और अभी आपका प्राइवेट चैनल्स पे काम भी चल रहा है। ये लें जी, टिश्यू लें, आप टिश्यू एंजॉय करें। थैंक यू। अभी आपको चाय भी पिलाएंगे हम, हमारे पास चाय का बजट भी है, हमारे पास खाने का बजट भी है, और थैंक यू। और हमारे पास बजट भी है। नहीं, तो वो जून में आया था, वो हमसे छीन लिया गया। तो अच्छा, टीवी टेलीविजन की बात हो रही थी, अभी आपका एक बड़ा सुपर डुपर एक प्ले चला ग्रीन टीवी के ऊपर, और उसका नाम था पागल खाना। हाँ, ठीक है नहीं, ये एक अच्छा प्ले था, अच्छा प्ले था और अच्छी डायरेक्शन थी, अच्छी कहानी थी, और लोगों ने बड़ा पसंद किया। बहुत। मेरे साथ एक और हमारे आर्टिस्ट दिलदार खान साहब, मैंने उनको एक जगह ट्रैवल कर रहे थे, पिछले दिनों की बात है, तो गाड़ी में आप यकीन करें रोड पर चलते हुए एक औरत ने कहा वो पागल खाना। मैं डर गया, मैं कहा खान साहब की पागल, कहता ड्रामा। मैं कहा वेरी गुड। ये बड़े अरसे बाद मुझे किसी ये ऐसा हुआ है। आवाज़ आई। आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आप यकीन जानो, मुझे तो अभी भी हैरानगी हुई उससे। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि हम जब पीटीवी का दौर था ना, हम ड्रामा करते थे, तो रात को जो हम कैरेक्टर करते थे ना, गेस्ट हाउस था जो भी, तो सुबह उसी कैरेक्टर के नाम से आवाज़ पड़ती थी हम, यानी वो चूँकि एक चैनल था। मैं यकीन जानो, मैं कमर्शियल मार्केट गुजर रहा था, मुझे एक बंदा कहता जुबैदा, मैं देखा, कहता सईद अनवर। मैंने कहा यार इसने मेरा असल नाम पता है जुबैदा। मुझे कहता सर माइंड ना कीजिएगा, मैंने आपका ड्रामा देखा पागल खाना। तो मैंने कहा चलो वो तो मुझे समझ आ गई, ये सईद अनवर आपको कैसा पता चला? कहता है जी हुआ ये है कि असल में हुआ ये है कि पहले होता था कि हफ्ते बाद एक किस्त चलती थी, फिर ड्रामा चलता था। अब ड्रामा आपको चलता है 8 बजे चलता है टीवी पे, 9 बजे आप नेट पे आ जाता है। और लोग क्या करते हैं, वो देखते ही नहीं, वो इकट्ठी 13 20 25 इसकी 64 एपिसोड थे, आई थिंक 62 या 64 एपिसोड थे। वो बंदा मुझे कहता है कि सर मैंने ना इसके ना 3 के 2 पोर्शन में ना पूरा ड्रामा देखा है, आखिरी एपिसोड में आप कह रहे थे कि मुझे जुबैदा नहीं कहना, मेरा नाम सईद अनवर है। कहता है उस ड्रामे में मुझे तब पता चला कि आपका नाम सईद अनवर है।
यानी वो गेस्ट बड़े अरसे के बाद बड़े अरसे के ये बाद। पागल खाने ने हमें दोबारा जो है ना, पागल खाना ने हमें दोबारा जिंदा कर दिया। वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसके बरक्स आप देखें, मैं क्योंकि हमारा सोशल मीडिया का चैनल है, उसमें हम तो हर चैनल की बात कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ग्रीन टीवी ने ना उस रिवायत को जो बन गई थी उसको तोड़ा कि कुछ लोग, बल्कि कुछ लोग नहीं, कराची की मार्केटिंग टीम्स ने ड्रामा एलीट में भेज दिया था, एलीट क्लास के लिए। वो जो भी स्टोरी थी वो एलीट क्लास की थी। जैसे हमारे पहले पीटीवी पे चलता था, कोयटा सेंटर से अलग ड्रामा चलता था, हमें पता लगता था कोयटा की कोयटा की पहचान क्या है, बलूचिस्तान का कल्चर क्या है। पंजाब आप देखते हैं, पंजाब का ड्रामा ऐसा, सिंध, सब पूरे पाकिस्तान के ड्रामा चलते थे। मुझे अभी तक याद है मारवी ड्रामा, मुझे अभी तक शांतुल याद है, वहाँ पे पाले शाह और जांगलूस, अभी तक ये सारे प्लेस में याद है कि यार इनको कल्चर अलग अलग था। ग्रीन टीवी ने आके उसको, वो जो लीड क्लास के कल्चर को ब्रेक किया और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे ड्रामे किए और लोगों को पसंद आए। आप समझते हैं कि बाकी चैनल्स को भी इस डगर पे चलना चाहिए? असल में होता ये है ना, ग्रीन ने ना एक रिस्क लिया बाकायदा। आप ये ना समझे कितना इजी हो गया। अब हमारे, चूंकि हमारा तो दोस्त है, हमारा जूनियर है, हमारा भाई है, छोटे भाइयों की तरह, इकबाल हुसैन, इकबाल भट्ट जिसे हम कहते हैं, वो जब कहता है कि ये उसका जो पागल खाना था ना, उसका सब्जेक्ट, इसे कोई हाथ ही नहीं डाल रहा था, कोई इसको अपना प्रोड्यूस करने को तैयार नहीं था। तो जब वो ग्रीन के पास से लेके आया ये सब्जेक्ट, तो उन्होंने कहा इसको करें, और पहले 4-5 एपिसोड तो लोगों ने भी कहा यार ये क्या, ये पागल खाना, ये तो ईजी लिया। लेकिन जब समझ आनी शुरू हुई लोगों को, तो वो ड्रामा सबसे हिट हुआ। ये रिस्क लेने की बात है। मैं वही जो मैंने पहले बात की है ना, कि वो ऐसा प्रोड्यूसर हो जो 5-6 ड्रामों का रिस्क ले, ऐसे ग्रीन ने रिस्क लिया है। ग्रीन ने सारे दूसरे रिस्क नहीं ले रहे ना, कोई और चैनल रिस्क ले नहीं रहे। वो मम्मी डैडी, वो सास बहू, वो अपने शोहर, मोहब्बत, इश्क, उसी को लेके चल रहे हैं। ये एक प्रोपोगेंडा, ये जो एलीट क्लास में ड्रामा गया था, इसके पीछे पूरा प्रोपोगेंडा था। इनके पीछे वो फंडिंग थी जो वो कहते थे कि ये ड्रामा प्रोड्यूस करो, तो वो करते थे। बेसिकली मार्केटिंग जो है, हमारा पहला ड्रामा डायरेक्टर बनाता था, राइटर लिखता था, डायरेक्टर बनाता था। अब मैं कहता हूँ कि अब वो नहीं है, अब मार्केटिंग टीम बनाती है। मार्केटिंग टीम का कुछ पता नहीं है, उनको जहाँ से पैसा आए वो वैसा ड्रामा, बस ये बात, ये चीज़, ये नुकसान हुआ। ये हमारे टीवी पे भी नुकसान हर जगह पे हुआ उसमें। अच्छा, आप समझते हैं राइटर जो है, थिएटर के ऊपर थोड़ी सी दोबारा बात करेंगे। थिएटर पे हमने सबसे पहले राइटर को निकाला, राइटर को माइनस किया, राइटर खत्म हो गया। आपको पता है थिएटर पे अब कोई, वही जो पुराने चलते आ रहे स्क्रिप्ट वही दोबारा उनको करते जा रहे हैं, नया कोई स्क्रिप्ट देखने को नहीं मिला। राइटर का कितना कंट्रीब्यूशन? यार आप, सिंपल सी बात है, आप तो खुद आर्टिस्ट हो, सिंपल सी बात है, ये मैं पब्लिक के लिए बात कर रहा हूँ कि स्क्रिप्ट 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 के बगैर तो आप एक टके के नहीं हो ना। तो इसलिए ये तो क्वेश्चन करने वाला है ही नहीं है, राइटर के पास मुमकिन कुछ नहीं है, मुमकिन नहीं है, नहीं मुमकिन। तो यहाँ पर तो लोग पता नहीं कैसे कैसे काम कर रहे हैं। वो हुआ पता क्या है, हुआ ये है कि कुछ लोगों ने ये समझा कि ये बहुत आसान काम है, और कुछ लोगों ने हमारे आसान बना दिया। मतलब सलमान सनी को उन्होंने कास्ट किया, या सनी आप अपना पोर्शन बना लेना, मुझे उन्होंने कास्ट किया, या सईद यहाँ ना आप अपनी कॉमेडी क्रिएट कर लेना, ठीक है ना। तो हमें बता दिया तुमने ये कर, तुमने ये करना है, वो हमने करना शुरू कर दिया। जब हमने करना शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा यार मैंने तो राइटर चाहिए ही नहीं, तो इसलिए राइटर माइनस हो गया। वो सभी ने अपने अपने पोर्शन करने शुरू कर दिए, बस। यानी बेस खत्म होगी, तो आर्ट खत्म हो। नहीं, मुझे फारूक कैसे साहब की एक बात याद आ गई, हमारे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह पाक उनको जन्नत में घर के रहमत। सईद भाई भी उनके शागिर्द हैं, और हम इकट्ठे उनकी टीम में काम भी करते रहे। और ये हमारी बहुत बड़ा क्रेडिट है हमारे लिए, ये ऑस्कर से भी बड़ा क्रेडिट है कि हम फारूक कैसे साहब की टीम में काम करते रहे। तो मैं अक्सर उनसे ये जिक्र करता था कि सर मैं कोई ड्रामा बनाना चाहता हूँ, कहते दिखाओगे किसको, हाँ, किसके लिए बनाना चाह रहे हो, वो तो ये टॉपिक तुम्हारा देखेंगे नहीं। क्यों पब्लिक इतनी ऐसे, पब्लिक के एज पे थोड़ा जाते हैं ज़रा, क्यों पब्लिक ऐसी हो गई है कि जो कंटेंट ही नहीं देखना चाहती? अब आप सोशल मीडिया पे आप उसकी भरमार देख रहे हैं, क्या कंटेंट है। हमने एजुकेट करना था, फनकार का काम, आर्टिस्ट का काम माशरे को एजुकेट करना है, हम वो भूल गए। हम शायद खुद भी एजुकेट नहीं हुए, और हम दूसरों को एजुकेट करेंगे। पब्लिक के एज से आप एक दूसरे लोगों की चीज़ें देखते हैं, तो आप क्या चीज़ सोचते हैं कि क्या होना चाहिए पब्लिक के दिमाग में? कोई कंटेंट देखने से पहले क्या बात होनी चाहिए? आपने बड़ी प्यारी बात की। आर्टिस्ट का काम था, राइटर का काम था, डायरेक्टर का काम था, प्रोड्यूसर का काम था एजुकेट करना। जब ये काम
एक्टर ना करे, जब ये काम राइटर ना करे, जब ये काम डायरेक्टर ना करे, ठीक है ना, जब फाइनेंसर इस पे पैसा ना लगाए, हर बंदा ये काम करना शुरू कर दे, तो फिर जाहिर है जो हुआ ये है, हमारे हाथ में वो चीज़ दे दी गई है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कितना बड़ा बॉम्ब है। ये इतनी बड़ी बात है। आपको याद होगा एक दौर था, फिल्म में ना एक बंदा कहानी लिखता था, एक बंदा उसके डायलॉग लिखता था, दाल में मुकालमे लिया था उसके लिखा होता था, मुकालमे फलां हसीन कादरी के इस तरह के, तो हर एक बंदे का काम था। तो अब ये हो गया है कि राइटर तो बहुत दूर की बात है, एक्टर तो बहुत दूर की बात, एक छोटा सा बच्चा उठता है, उसका जो दिल करता है वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देता है। अब वो फजूल सी बात भी ना वो ऑनर चली जाती है, ठीक है। होता ये है कि कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म अगर फ्लॉप हो जाए ना कोई बात नहीं, एक बुरी फिल्म जो है ना वो हिट हो जाए ना वो खतरनाक। खतरनाक। तो ये खतरनाक हम ये खतरा हमारे जिस तरह ये हमने जिसका जो दिल किया उसने कंटेंट डाल दिया, जो जो मैं अब हमें याद है कि हम एक्टर बनना चाहते थे, आप भी एक्टर बनना चाहते थे, ठीक है ना। आप बहुत छोटी सी उम्र में टेलीविजन जाना शुरू कर दिया, आपने थिएटर किया, जो भी किया, बहुत आपने मेहनत की, हमने भी की। हम एक्टर बनना चाहते थे, हम एक्टर ही बने, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा मुआशरा हमारा एक्टर बनना चाहता था, लेकिन मुनाफकत थी, बनना वो एक्टर चाहते थे लेकिन इसी को बुरा कहते थे। अब जब हर एक के हाथ में आया कैमरा, हर के हाथ में मोबाइल आ गया, तो अब माइयाँ, औरतें, बाबे, बूढ़े, बच्चे, नौकर, मालिक, थानेदार, चौकीदार, माली, सब सब बना रहे हैं, बूढ़े दाढ़ियों वाले, सफेद दाढ़ियों वाले, इतने इतने बुजुर्ग बंदे, सब लोग लगे हुए टिकटॉक पे। इसका मतलब सब लोग ही अंदर से ये बनना चाहते थे, लेकिन मुनाफिकत थी, वो अपने खुल के सामने नहीं आते। हम मुनाफिक नहीं थे, हमने बनना था एक्टर, हम एक्टर ही बने, ये फर्क है ना। अच्छा देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको कोरिया की देता हूँ। कोरिया में एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने उसको अप्लाई किया कि आप सोशल मीडिया पे भी कंटेंट उनकी मर्जी के बगैर नहीं बना सकते हैं। ये साउथ कोरिया की बात कर रहे हो कि दूसरी? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में तो मैं नहीं ऐसा। सॉरी, किम जॉन का जो नॉर्थ कोरिया, यार ये बात काट देना है। नॉर्थ कोरिया से मैं दोबारा करता हूँ, मैं कोरिया भूल गया हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊँ, नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं। हाँ, नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर किम जॉन ने सही जान लगाई गई अपना, लेकिन है तो वो सख्त आदमी, लेकिन उसने एक रूल अप्लाई किया हुआ है जो उनकी नेशन के, पूरी नेशन के ऊपर आता है कि आप सोशल मीडिया पे भी कंटेंट उनकी मर्जी के बगैर नहीं बना सकते। यार वहाँ तो आप अपनी मर्जी से अपनी मर्जी कटिंग नहीं करा सकते, कटिंग नहीं करवा सकते, ठीक है। ये एक डिसिप्लिन है, हर चीज़ का एक डिसिप्लिन है। अब कदर क्यों ख़त्म हुई मेरे नज़दीक, मैं समझता हूँ कि जब ये आपने बड़ी सी बात की, हमारे पास ये मोबाइल आया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर बंदा उठ के आ गया, उसको नहीं पता कि क्या बना। अच्छा, अक्सर लोग ये भी कहते हैं, उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू में लेना चाहूँगा कि यार देखो वो बंदा हिट हो गया, उन्होंने अल्लाह ने इज्जत दी थी, इसके बारे में क्या कहेगा? नहीं डेफिनेटली देखो, इज्जत एक होता है हिट होना, एक होता है इज्जत। यार मुझे अल्लाह बख्शे, मसूद ख्वाजा ना हमारे दोस्त फौत हो गए हैं, बड़ा प्यारी बात देखी उसकी हम जा रहे थे किसी में, यार मोहम्मद खान के मोहल्ले में थे, वहाँ एक लड़का काउंसलर के इलेक्शन पे खड़ा, तो कहा ख्वाजा साहब मैं काउंसलर का इलेक्शन में खलोता हूँ, दुआ करना अल्लाह इज्जत दे दे भाई। तो ख्वाजा ने कहा यार तुम काउंसलर बन जाओगे, इज्जत शिज्जत तो कोई नहीं है इज्जत नहीं मिलेगी, काउंसलर तुम बन जाओगे। ये हुआ है, हम इसको इज्जत समझ रहे हैं बाज़ औक़ात ना, हिट होना और बात है, इज्जत मिलना और बात है। देखो वो देखो मैं यही तो कहता हूँ कि एक पता नहीं है मुझे बात करनी चाहिए, एक नंगा और वल्गर और गंदा डांस करके जनाब अली पब्लिक क्लैप लेके बंदा अल्लाह ने बड़ी इज्जत देती है, कितनी गलत बात। ठीक है। अब हम उसे इज्जत कह रहे हैं, अब पता है इज्जत बेच के अगर आप कहते हो ये मेरी इज्जत हो गई है, तो मैं इसे इज्जत नहीं समझता, बल्कि ये है कि हिट होना, हिट तो हिट होना और चीज़ है, और फिर हिट होने के बाद मैं समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है और आपका एक नाम मुकाम बन जाता है, फिर फारूक कैसर साहब की बात याद आ जाती है, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि जब आप हिट हो जाते हैं, जब अल्लाह आपको मकाम देता है, तो ये ना समझें कि आप अपने लिए हैं, फिर आपको डिलीवर करना है दुनिया को। आप क्या डिलीवर करेंगे? फिर आपको उस इमेज को आपने बरकरार रखना है। अच्छा सही भाई, थोड़ा सा हम बात करते हैं लोकल सी बात करते हैं। पिंडी के साथ बैड लक क्या हुई? पिंडी क्यों नहीं, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पर माशाल्लाह, आप देखें आप कितने टैलेंटेड हैं,
भरे पड़े हुए हैं, टैलेंट के साथ यहाँ पर आर्टिस्ट भरे पड़े हैं, लेकिन रिकग्नाइजेशन जो है ये दोबारा करें, लेकिन उनकी शनाख्त जो है वो नहीं बन सकी। बड़ा बड़ा नाम यहाँ पर हमारे पास, और हमने उनको उस दौर में बताया भी कि कितने टैलेंटेड आर्टिस्ट है जब पीटीवी हुआ करता था। पिंडी के साथ ऐसा क्या हुआ? ये पिंडी के साथ नहीं हुआ, ये पूरे पाकिस्तान के साथ ऐसे होता है। आप मुझे ये बताओ कि उमर शीर साहब से बड़ा कोई एक्टर होगा? नहीं ना। कॉमेडी में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। ठीक है। उमर शीर साहब को कराची छोड़ के लाहौर आना पड़ा। आए उन्होंने, लाहौर से थिएटर किया उन्होंने। अच्छा, अब जो भी बंदा ना अपने रैम्बो हमारे यहाँ गेस्ट उससे हिट हुआ, उसको भी लाहौर जाना पड़ा। एक्चुअली कुछ शहर हैं जो जहाँ पे आपको जाना पड़ता है, क्योंकि मंडी वहाँ पर थी उस वक्त, तब की बात कर रहा हूँ, मंडी वहाँ पर थी। हर शहर से, गुजरांवाला से, सोहेल अहमद साहब गुजरांवाला के थिएटर करते थे, लाहौर जाना पड़ा उनको। लाहौर जो है ना वो एक समझ लो अपने शोबिस की मंडी है, बड़े से बड़ा एक्टर वो उसको वहाँ आना पड़ता। हत्ता कि आपको पता कराची में भी फिल्में बनती थी एक दौर में, आपका बचपन था, ईस्टर्न स्टूडियो वगैरह वहाँ पर, हमारा लड़कपन था, या हम हमारे बचपन ही कह सकते हो। कराची में फिल्में बनती थी, लाहौर में भी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जो थी ना वो लाहौर की हिट थी, ठीक है। बड़े से बड़ा स्टार उसको लाहौर, पिंडी के जिस एक्टर ने पिंडी छोड़ा वो अपना नाम बर बन गया। अच्छा चलें, अभी इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, लेकिन इसका जो नेक्स्ट है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया का एक वाहिद चैनल जिसका नाम है यूट्यूब, ठीक है। अब तो कोई मसला नहीं है जाने के लिए, अब तो चैनल्स को भी उसका सहारा लेना पड़ रहा है। फिर भी बेचारे हम जो पिंडी के आर्टिस्ट हैं वो उनको वैसी शनाख्त नहीं मिल रही। इसकी अभी मेरे ख्याल है आप उस पॉइंट को समझ नहीं, मैं समझ रहा हूँ पॉइंट, जो आपने क्वेश्चन किया ना मैंने उसका जवाब दिया। हाँ। अब जो क्वेश्चन करेंगे मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ, अब ये बताएं कि क्या वजह हुई इनकी कि अब अभी भी जो है वो वैसा इनको वैसी शोहरत, वैसा फेम नहीं मिल सका। हालांकि अब आप समझते हैं ना, आप तो पिंडी इस्लामाबाद से हैं, कि कितना टैलेंट पड़ा हुआ है यहाँ पर। जी 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 बिल्कुल समझता हूँ। होता ये है कि सनी, यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कहते हैं आपके पास एक ज़माना था जब सिफारिश चाहिए थी कि यार हमें टीवी जाना है, अब तो आपके पास यूट्यूब है। एक ज़माना था हम लाहौर नहीं जा सके, या अब तो यूट्यूब है, ये आप कहना चाह रहे हैं ना, अब तो यूट्यूब है आपके पास। अब यूट्यूब भी जो है ना उसको भी कंटेंट चाहिए तगड़ा। जब वो तगड़ा कंटेंट नहीं देंगे तो जो तगड़ा कंटेंट देगा वो तो वही चलेगा यहाँ पर। अब तो इंसाफ है ना, आप अगर नहीं हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट में फ़र्क है, या आपकी स्ट्रगल में फ़र्क है, या आपकी मेहनत में फ़र्क है। लाहौर के थिएटर के इतने नामवर एक्टर हैं, नामवर थिएटर से वो पैसे भी कमा रहे हैं, और थिएटर के हवाले से उनको बहुत से जो शोज़ के पैसे मिलते हैं उनको, वो इस वक्त दूसरे मुल्कों में फिल्में कर रहे हैं जाके, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और वो मेहनत करते हैं, उन्होंने टीमें रखी हुई हैं। ये यूट्यूब का सब मैंने अभी तक क्यों नहीं किया यूट्यूब, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं करूँगा तो मुझे एक भरपूर टीम चाहिए। जब अब कोई भी काम मेहनत के बगैर होगा ना, मैं आपकी छोटी मिसाल दूंगा, आप देखें, आपको याद होगा कितना अरसा हो गया कि आपको, एक अरसा दराज होगा कि आपको कोई नया गाना सुनने को नहीं मिला सर। आपको एक अरसा हो गया कोई ऐसा ड्रामा नहीं मिला कि यार कमाल है भाई। कि लाहौर में इतने बड़े हमारे थिएटर के एक्टर हैं, टेलीविज़न के एक्टर हैं कराची से, जो यूट्यूब करते हैं। मैं क्यों नहीं करता? मैं इसीलिए नहीं करता कि मुझे पता है कि मुझे भरपूर टीम चाहिए जिससे ये काम करना है। मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है। जब आप कंटेंट मज़े का नहीं डालोगे तो पिंडी क्या, लाहौर क्या, कहीं का भी। अब देखो फजूल से क्यों हिट हो रहे हैं, वो कोई चीज़ ऐसी दे देते हैं, फेंक देते हैं, जो हिट हो जाती है। अच्छा, ये जैसे कि हम हमसाया मुल्क को देखते हैं, जैसे हम इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, रीजनल लैंग्वेजेस पे उनकी जो फिल्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा हिट हो रही हैं। जैसे आप तमिल देख लें, जैसे आप पंजाबी देख लें। हमारे पास भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हम इस पर काम क्यों नहीं कर रहे? क्या शर्म महसूस करते हैं? क्या ऐसा क्या है? नहीं, हौसला नहीं, इनमें हिम्मत चाहिए। आपको वही बात है, हिम्मत चाहिए, रिस्क चाहिए। हम लोग रिस्क ही नहीं लेते। हम कहते हैं बनी बनाई चीज़ मिल जाए हमें, जो चल रहा है उसी पे चलाते जाओ। तो नई चीज़ करोगे, इसके लिए रिस्क होता है नई चीज़ के लिए ना, तो वो रिस्क कोई नहीं ले रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमें एजुकेट कौन करेगा? मिसाल के तौर पर कि अभी हम रीजनल लेवल पे अगर बात करते हैं, जैसे पटवारी फिल्म इंडस्ट्री थी, तबाह हो गई, ठीक है, क्योंकि और ये बात
ये 100% है वो तबाह हो चुकी है, क्योंकि जैसे वो स्टार्ट हुई थी तो हमें लगा था कि यहाँ पर अब हमारे लिए काम शुरू हो जाएगा और एक अलग सी एक इंडस्ट्री बन जाएगी और ये लेवल पे जाएगी, लेकिन वो माइनस में जाती है और आज वो उसका नाम निशान तक नहीं है। इन लोगों को एजुकेट कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है कि जो इस फील्ड में आ रहे हैं, जो डायरेक्शन में आ रहे हैं, जो इस प्रोडक्शन में आ रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? एक्टर्स की एजुकेट करना कि आपने कैसा काम करना है, ये किसकी जिम्मेदारी? शनि सिंपल सी बात वही आ जाती है बार बार कि एजुकेशन कोई उसको बंदा देता है जो एजुकेशन लेना चाहे। एजुकेशन को लेना ही नहीं चाह रहा तो आप किसको एजुकेशन करोगे तो दोगे। रूल्स क्यों नहीं बन रहे? देखें, फील्ड तो हमारी तबाह हो रही है, काम तो हमारा तबाह हो रहा है ना। ऐसे लोग आ गए हैं जिनको पता ही नहीं है। इसमें कसूरवार किसको ठहराते हैं? जो हमारे सीनियर्स जिन्होंने उनका साथ दिया। बात वही आई थी, हमारा थिएटर तबाह किया पैसे ने। हम्म, हमें जो हमारा फाइनेंसर है ना उसको सस्ते में अच्छी चीज़ चाहिए, सस्ते में हिट चीज़, अच्छी नहीं, सस्ते में हिट चीज़ चाहिए। वो सस्ते में वो गालियाँ वालियाँ स्टेज पे निकालते हैं एक दूसरे को, वो सस्ते पड़ते हैं उनको, वारा खाते हैं, वो रोटी पे डामा कर लेते हैं, वो आस्ता आस्ता इतनी गंदी बातें करने जाते हैं, सबसे महंगे एक्टर वही बन जाते हैं जो गंदी बातें कर रहे हैं। ऐसे ही फिल्म जो अपना आप कह रहे हो पटवारी या जो भी आप लोकल का बात कर रहे हो, तो उनको भी वो चाहिए बंदे जो अपना सस्ते में उनको मिले। तो वो सस्ता बस ऐसा हर बंदा को ना कहता है मेरा पैसा मेरे पास आए, मेरे लगे कुछ ना, मेरे पास वापस आ जाए सब कुछ। आपको अगर ये इख्तियार मिल जाए कि पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री को ठीक करना है, क्या करेंगे आप? मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? कैसे मैं कर सकता हूँ? मेरे पास ना सोर्सेज हैं। नहीं, अगर इख्तियार मिल जाए, मुकम्मल इख्तियार। इख्तियार मेरा इख्तियार से मुराद ये है कि या तो कवानीन बन जाए, हमारे बड़े से बड़ा कानून जो तबाह हो रहा है, हमारा आइन तबाह हो रहा है, तो ये तो हमारे बनाए हुए कवानीन कैसे चल सकते हैं यार। आप समझते हैं कि जैसे पंजाब में थिएटर्स के ऊपर जो जैसे मिनिस्टर साहिबा जो है अज़मा बुखारी ने एक सख्ती की है, क्या उसका असर होगा? सनी दिल की बात कीजिए। अरे दिल की बात कर रहा हूँ मैं, तो नहीं रुकता ही नहीं। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि अब अज़मा बुखारी जब इनका उनका मकसद ये था ना कि यार थिएटर को साफ होना चाहिए, वही जाकर वो कहते हैं ये कपड़े अपने ठीक कर लो, 10 गाने करते हो 5 कर लो। क्यों गाना? गाने के बगैर करो, गंदी बातों के बगैर करो। एक्टर को तो कहते हैं गंदी बातें ना करो, लेकिन वो जो नाचने वाले उनको ड्रामे से निकाल ही नहीं रहे। तो आप वही बात है ना कि वो अपना कुएं वाली बात है ना, कहते इसमें कुत्ता गिर गया कुएं में, उन्हें कहा 70 लोटे निकाल दो, और 70 लोटे निकाल दिए पानी के, कहते पाक हुआ, कहते कुत्ता भी तो निकालो। हाँ, कुत्ता उसके अंदर ही पड़ा हुआ है तो 70 लोटे निकाल दियो। ये सब गंदे बातें निकालने से एक्टर्स को बैन करने से नहीं होगा। जैसे अब देखें कि मैंने कुछ लाहौर में कुछ आर्टिस्ट है, मैं इसमें से ना अगर परसेंटेज पे बात करूं कि शोबिज़ इंडस्ट्री में अच्छा काम करने वाले लोग कितने, तो वो 1% लोग हैं। बाकी 99% सारे वो लोग हैं जिनको काम का पता ही नहीं है। माजरत के साथ हाँ ऐसे ही है। दिल शिकनी हो रही है, ये हकीकत, ये फैक्ट है। और इसमें जो है वो बुरा मनाने वाली बात नहीं है। भाई आप अपना काम खुद देखें कि अपनी फैमिली को बिठा कर दिखा सकते हैं। जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं थिएटर के ऊपर, स्पेशली चले हम थिएटर के लोग हैं, थिएटर पे बात करते हैं, क्या अपनी फैमिली को ले जाकर, अपने बच्चों को ले जाकर अपना ड्रामा दिखा सकते हैं? क्या जो बातें आप दुनिया के लिए करते हैं अपने बच्चों के सामने वैसे ही कर सकते हैं? तो इसका मतलब आप अच्छा काम नहीं कर रहे। कुछ लोग हैं, नसीम इक्की साहब देख लें, अभी उन्होंने एक अच्छा है और उन्होंने चेंज किया। डॉक्टर अजमल लाहौर में बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन 5-5 6 गाने उन ड्रामों में भी होते हैं। हो रहे हैं वो उसके पीछे बात वही है कि वो प्रोड्यूसर है जो जिसका मेंटल लेवल सिर्फ मैं तमाशबीनी यही तो कह रहा हूँ ना। तमाशबीनी है। लेकिन ये कि चले कुछ और, लेकिन मसला ये है कि अब क्या होगा, आगे क्या होने वाला, क्या देख रहे हैं आगे की ये इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है? यार सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, हर इंडस्ट्री की तरफ जा रही है, आपको पता है। हर इंडस्ट्री का यही हाल है। हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? एंड खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म क्या वहाँ होगी? ये देखो ना, खराब से खराब, खराब से खराब, खराब से खराब उतर होती जाएगी, और क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, जो देखने वाले ऑडियंस हैं, ऑडियंस आप देखो, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद की छोटी सी तहसील है जड़ांवाला, ठीक है ना, वो छोटा सा शहर है। वो इतना छोटा शहर है कि एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक लोग एक दूसरे को जानते हैं। इतना मतलब नज़दीक शहर, बहुत बड़ा शहर नहीं है, उसके इर्द गिर्द में सारे गाँव हैं। उस छोटे से शहर में 4 सिनेमा थे हमारा जब बचपन था, 4 सिनेमा। तो इसका मतलब है वो कितना कल्चरली, वो कितना अपना रिच उसका कल्चर होगा शहर का, जिसमें
4 सिनेमा हो छोटे से शहर में। अब उस शहर में एक सिनेमा भी नहीं है, एक सब सिनेमा गिर गए। अब क्यों? अब यही मसला बना हुआ है कि हमारी तबाह करके गई हमारी, यानी कि हमारा लिटरेचर, हमारा कल्चर, ये इसमें सारा बर्बाद किया गया, पूरे प्लानिंग के साथ बर्बाद किया गया। तो अब ठीक होने तो बहुत दूर की बात है, हम ठीक करना ही नहीं चाह रहे। ठीक करना नहीं चाह रहे। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा पर्सनल आते हैं। हाँ, सही भाई, ज़ातियात पे। ज़ातियात पे उतर आया हूँ मैं। हाँ, सईद अनवर साहब दुनिया के लिए एक एक्टर हैं, दुनिया को एंटरटेन करते हैं। स्टैंड अप पे आपने बेतहाशा किया और कर भी रहे हैं, टेलीविज़न आपने बेतहाशा किया, लोग एज एन एक्टर आपको जानते हैं। लेकिन सईद अनवर इटसेल्फ खुद क्या है, अंदर से क्या सोचते हैं, माशरे को कैसे देखते हैं, क्या चीज़ सोचते क्या है ज़्यादा, वो बताएं तो। मैं बहुत कम सोचता हूँ। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, यार सईद क्या हालात हैं कनाडा में होता है, कि मैंने कहा यार मैं ना ज़िंदगी को आर्जी समझता हूँ। तो कहता है यार सभी आर्जी समझते हैं। मैं कह नहीं, कोई भी आर्जी नहीं समझता। अगर आर्जी समझो ना ज़िंदगी को, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो मैं ज़िंदगी को आर्जी, जब लाइफ है ना ज़िंदगी, इसको मैं डेली बेसिस पे गुजारता हूँ। जो गुजर गया है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जो आने वाला है उसका पता ही नहीं है कि अगला लम्हा क्या है, सांस का भी नहीं पता, अगले टाइम का भी नहीं पता क्या है। तो इस तरह से मैं ज़िंदगी को डेली बेसिस पे गुजारता हूँ कि जो ज़िंदगी पता क्या है, ये जो अब हम बैठे हुए ना, यही ज़िंदगी है। और जब ज़िंदगी को आप इस तरह सोचोगे ना, तो ज़िंदगी मज़ेदार हो जाती है। मैं तो इतना ही समझता हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव का रोल बहुत ज़्यादा है। भैया एक मिनट रोकना, इसको चुप नहीं करा सकते, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मैं मेरे कई गल्ला पर बात हो रही। साइलेंस। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर है। मैं लाइफ को मेरे नज़रिए में कि आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिविटी फैलाएंगे, और वो नेगेटिव काउंट होगा इस जहां में भी और उस जहां में भी, आपका नेगेटिव काउंट होगा। मैं अपने थिएटर की बात करूं, थिएटर पे अगर आपने नेगेटिविटी फैलाई है, आपने एक तो सबसे पहले हराम कमाया, हराम का लुकमा अपने बच्चों को खिलाया, ठीक है। उसके बाद माशरे में जो नेगेटिविटी फैली आपकी जुगत गंदी बात से, बेहुदा डांसेस से, तो ये नेगेटिव है, वो गलत है। जो शैतानी ताकत और नूरानी ताकत, रूहानी ताकत, रहमानी ताकत का जो है वो क्राइटेरिया ही अलग अलग है। पॉजिटिव आप में, आप थिएटर पे रह के, अक्सर मैं थिएटर पे जाता था तो मैं कहता यार गंदी बात करते हो, अच्छी बात क्यों नहीं कर लेते। अमानत चंद ने कितना बड़ा बात। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो चक्कर है ना, ये लाइफ में ये बड़ा काउंट करता है कि आप वो हाजी आजम साहब को कहते हैं ना, क्या नवाला क्या है, वाला क्या है, ये हलाल का है, हराम, हलाल का या हराम का है, उसी से आप पर वो बेस कर देता तो उसमें। अच्छा जी, सही भाई, पोइट्री से आपको लगाव है? हाँ सुनता हूँ। सॉन्ग से, आप म्यूजिक से आपको लगाव है? सुनवैये हैं हम। आप सुनवैये हैं, हाँ ठीक है। नए जो आने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि हम आते से आते हिट हो जाएं, और उनके जहन में हिट होना भी शायद अब कम है, पैसा ज़्यादा है, फ़ौरन से पहले कि हम पैसा कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उनको थोड़ा गाइड तो करें, ज़रा कान से पकड़े तो सही ज़रा उनको कि क्या है ये। उनको क्या गाइड करना है सलमान। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, इत्तेफाक से ये आप ही पॉडकास्ट कर रहे हो और ये मैं आप ही की मिसाल देता होता हूँ। मैंने कहा जो हमारे जूनियर्स में ना आखिरी जो खेप में है ना, मुसलमान सनी और एक दो लड़के और हैं जो अब काम भी कर रहे हैं, जो जिन्होंने मेहनत से, जिन्होंने स्ट्रगल से, जिन्होंने दिल लगी से काम किया, तो वो नज़र आती है आपको। आप एक बात याद रखें कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप एक दीवार में एक गेंद को जितनी जोर से मारेंगे ना, वो उतनी स्पीड से वापस, न्यूटन का कानून है जो, ठीक है ना, ठीक है। जितना एक्शन होगा ना ज़्यादा, उतना रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। जो चीज़ मेहनत से बनती है, जो बुन बुन के अपनी जगह पहुंचती है ना, जो चीज़ स्पीड से ऊपर जाती है ना, वो उसी स्पीड से नीचे आती है। तो आजकल ये है कि ड्रम करके हिट होता है, पुड़म करके नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो यही हो रहा है। तो जो नए आने वाले हैं, जब वो मेहनत करके आएंगे, स्ट्रगल करके आएंगे, और वही अपनी बात है, आप तो हमें पता है, आप मरी में ड्रामा करते थे, हम तो आप बगैर पैसों के बैठे होते थे, यार हमें चांस मिल जाए। ऐसे ही हम उनमें लोगों को थे, हम पूरी पूरी रात बैठे रहते थे लियाकत हाल के बाहर कि हमें एंट्री मिल जाए, ठीक है।
तो वो जो था ना, वो जो आपकी स्ट्रगल है, जो आपकी पी है, वो आपको पे करती है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि बड़ा कि जो नया आने वाला है उसको थोड़ा रगड़ा तो दें। रगड़ा ये नहीं कि वो उसे रगड़ा काम तब दें जो वो रगड़ा ले। काम का जो उसको बताएं तो सही, ये काम कितनी बारीक, ये आर्ट कितनी बारीक, एक तार है, एक लाइन है बारीक जिसके ऊपर आपने चलना है, ठीक है जी। और दुनिया को दिखाना है कि इसके ऊपर मैं एक मिसाल देता हूँ आर्ट की, कि एक बेल है जिस पर आपने ऐसा काम करना है कि उसमें पत्ते भी आए, फूल भी आए, ठीक है जी। अगर आप उसमें अच्छा उसकी देखभाल करेंगे, केयर करेंगे, उसमें फूल भी निकलेंगे, उसमें फल भी आएगा, उसमें वो सारा कुछ, ठीक है जी। लेकिन जब आप गलत काम करेंगे उसमें सूंडियाँ ही आएंगी, उसमें कीड़े आएंगे, हशरात ही आएंगे और वो सारी तबाह करके चले जाएंगे। ये चीज़ उसमें साथ हुई। बहुत शुक्रिया सईद भाई आपका, नहीं, शुक्रिया आपका यार सनी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त निकाल लिया मेरे लिए। मेरे पास वक्त के अलावा है क्या। आखिर में एक पैगाम ज़रा, एक मैसेज, ऐसा मैसेज जो आप समझते हैं कि यार ये मैं देना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। मैसेज मैंने क्या देना है, मैं तो एक बात करूँगा जो ये है कि हम लोग ना, मेरी ज़िंदगी का ये है कि जिसका जो लेवल है ना, हमें उसको उसका वो लेवल एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो सीनियर है, सीनियर को सीनियर एक्सेप्ट करो, जूनियर को एक्सेप्ट करो। और बच्चों और छोटों से मतलब मोहब्बत इसलिए करो कि यार उनका हक है, और बड़े की इज़्ज़त इसलिए करो कि उनका हक है। और जो बड़े हैं उनसे गुजारिश ये है कि अगर वो बच्चा कोई हक अदा कर रहा है ना, उसका ये मतलब नहीं है कि वो उसका फ़र्ज़ बनता है, वो करे तो उसको अप्रिशिएट करो, ताकि ना वो उसका दिल बड़ा हो। तो इसलिए मेरा पैगाम क्या है, बस ये बात है कि जिसका जो रुतबा है उस रुतबे को तस्लीम करो। बहुत शुक्रिया सईद भाई, आपका थैंक यू वेरी मच। वेलकम। इंशाल्लाह मैं फिर आपको बुलाऊंगा कभी। इंशाल्लाह। थैंक यू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और माय पॉडकास्ट में आज का एपिसोड जो सईद भाई की बातें आपने सुनी, यकीनन आपको बहुत पसंद आई होंगी, दिल पर भी लगी होंगी। ऐसे ही हमारे हर प्रोग्राम में ऐसे गेस्ट आया करेंगे और हम दिल की बातें उनसे करेंगे जो माशरे में सुधार पैदा कर सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बात पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।